हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्यों पार्टनरशिप डीड को बनाना ज़रूरी है पार्टनरशिप के अंदर। देखो, जो साझेदारी है वो अनुबंध पर आधारित होती है। मतलब जो साझेदार है कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके उनके बीच में क्या होता है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उनका बेस होता है। यह अनुबंध लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है। लेकिन जो मौखिक अनुबंध होता है उसमें क्या होता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर के बीच में तो फिर उसमें थोड़ी सी मतभेद होते हैं, तो थोड़ी मतभेदों की संभावना होती है। लेकिन अगर अनुबंधों को लिख लिया जाता है, इसके बाद अगर झगड़े होते हैं, झगड़े नहीं होते, सारी सिचुएशन है, सारी जो सर्कमस्टांसिस है, सारे पॉइंट हैं, वो पहले से ही क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। तो जो लिखित समझौते या जो अनुबंध हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड या फिर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप इसको कहा जाता है। इसके अंदर किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है जब पार्टनरशिप डीड लिखी जाएगी, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप लिखा जाएगा, तो कौन कौन से कंटेंट हैं जो इसके अंदर लिखने क्या हैं, ज़रूरी हैं। सबसे पहले है फर्म का नाम व पता। साझेदारी में का कोई भी नाम रखा जाए लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं कि ये वर्ड उसके साथ नहीं लगा सकते। क्या क्या है, एक तो जो फर्म का नाम है अन्य किसी फर्म के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति को क्या हो जाए, कन्फ्यूजन हो कि या किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति है वो लेनी क्या है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति लेनी वहाँ पे कंपलसरी होगी अगर उन वर्ड्स को अपने पार्टनरशिप फर्म है जो उसके नाम के साथ है ऐड करना है। जैसे क्राउन है, इम्पीरियल है, स्टेट है, किंग है, क्वीन है, रॉयल है, एम्प्रेस है, पार्लियामेंट है। तो इस टाइप के बहुत सारे वर्ड हैं सरकार से जिसकी पहले स्वीकृति लेनी पड़ेगी अगर इन वर्ड को यूज करना है। इसके बाद साझेदारों के नाम व पते। साझेदारी समझौते में सब साझेदारों के सारे नाम और जो उनके एड्रेस है वो होने चाहिए। व्यापार का क्षेत्र और व्यापार की प्रकृति, कि किस टाइप का बिजनेस होगा, जो आपका व्यापार है वो किस प्रकार का होगा, किस वस्तु का किया जाएगा, व्यापार का जो स्कोप है वो क्या रहेगा, कि आप नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे वो बिज़नेस होगा तो क्या क्या उसकी लिमिटेशंस होंगी, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर डिफाइन की जाती हैं। इसके बाद है साझेदारी की अवधि। साझेदारी की जो अवधि है, अगर किसी निश्चित समय के लिए किसी कार्य को पूरा करने के लिए है या इच्छिक साझेदारी है तो ये चीज़ क्या है कि उसके अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी। इसके बाद है साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी। जो कौन साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा, उसका का पूंजी का अनुपात क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें साझेदार जो समझौता जो पार्टनरशिप डीड है उसमें होनी चाहिए। और अगर उनकी कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट दिया जाता है कि जो ब्याज दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, ये भी पहले से डिसाइड होता है। लाभ और हानि का अनुपात, प्रॉफिट और जो लॉस की रेशो रहेगी, ये पहले से निश्चित होना चाहिए कि साझेदारों के बीच में जो लाभ हानि है उसका जो शेयरिंग है वो जो रेशो होगी वो क्या होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने जो कैपिटल लगाई है उसी के आधार पे शेयरिंग होगी। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर जैसे एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, पूंजी लगाने की जो शक्ति है, उसके अनुसार भी इस रेशो को डिसाइड किया जा सकता है। इसके बाद साझेदारों द्वारा ऋण का लेना व देना। आवश्यकता पड़ने पर साझेदार हैं जो वो ऋण दे सकते हैं, यदि हाँ तो किस सीमा तक वो ऐसा कर सकते हैं, या फिर उनके ऊपर जो ब्याज की दर है वो फिर क्या रहेगी। इसके बाद साझेदारों के जो कमीशन और वेतन, जो पार्टनर का कमीशन रहेगा, जो वर्किंग पार्टनर होते हैं जो टोटली अपना सारा समय बिजनेस को दे रहे हैं, उस फर्म को दे रहे हैं, तो उनको जो एक्स्ट्रा जो रेमुनरेशन दिया जाएगा तो इसका भी उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन इट। अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए फर्म में से पैसा निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। तो कितने अमाउंट तक का निकाल सकते हैं, कितनी अवधि तक का, और उस पर किस रेट से उस पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है जो ऑडिटिंग होगी, अकाउंट ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो लेखा पुस्तकें रखी जाएंगी उसको रखने का किस प्रोसेस से जो खाते हैं वो तैयार किए जाएंगे, उसको देखने की, जाँच करने की, ऑडिटिंग करने की विधि क्या रहेगी, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है। ऑडिटिंग करवाने की व्यवस्था है जो वो उसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। जो साझेदार है, पार्टनर है, फर्म के मैनेजमेंट और ऑपरेशन में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। तो उनके इसके संबंध में जैसे लास्ट से जो पहले चैप्टर आए उनके अंदर आया भी है ये पॉइंट कि पार्टनर्स की क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर जो पार्टनरशिप डीड लिखी जाएगी
ये आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप होगा उसके अंदर इसको डिस्क्रिप्शन है उसकी, ये डिटेल उसके अंदर लिख देनी चाहिए। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कि कौन से अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है या पार्टनर रिटायर किया जा रहा है तो कौन सी प्रोसेस होगी। जब किसी पार्टनर को साझेदारी में प्रवेश किया करवाया जाता है तो साझेदारों की क्या होनी चाहिए, सर्वसम्मति उनकी होनी चाहिए, सारे एग्री होने चाहिए। अगर इससे क्या होगा, अगर कई बार जो किसी एडमिशन या रिटायरमेंट से अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जो रेशो है उसके अंदर क्या होता है, चेंज होता है। तो वो चेंज किस तरीके से होगा इस सब का उल्लेख, अगर कोई आवश्यक है, माइनर है, वो पार्टनर है लाभ के लिए तो उसके संबंध में जो नियम है वो, अगर इसके अतिरिक्त साझेदार की जो रिटायरमेंट के संबंध में नियमों का जो उल्लेख है उसके अंदर होना चाहिए। गुडविल ऑफ द बिजनेस, जो फर्म रहेगी उसकी गुडविल है, साझेदारी समझौते में जो बिजनेस की गुडविल है उसका वैल्यूएशन होगा और वैल्यूएशन करने का जो मेथड है वो क्या होना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है कि अगर इसकी आवश्यकता उसमें होती है जब कोई जो साझेदारी फर्म में जब प्रवेश करता है साझेदारी फर्म से वो अलग होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिस तरीके से डिसोल्यूशन होता है। 5-6 मेथड जो लास्ट चैप्टर में डिफाइन किए थे कि किस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, तो किन किन परिस्थितियों में डिसोल्यूशन होगा, इस सब का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। इसके बाद है डेथ ऑफ पार्टनर और इससे सक्सेसर, साझेदारी की मृत्यु और उसका उत्तराधिकारी। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती तो उसने जो बिजनेस में पूंजी लगा रखी थी, जो संपत्ति है उसका भुगतान उसकी किसको किया जाएगा, उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को किया जाएगा। और यदि उस राशि व्यापार में ही रखना है, वो व्यापार में रखना है तो उसको क्या अधिकार दिए हैं, फिर उत्तराधिकारी को साझेदारी के रूप में अधिकार दिए गए हैं, या फिर अगर पैसा किस्तों में दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट देने की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से होगी। नेक्स्ट है वॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रूल, जो पार्टनरशिप नियम है उनका उल्लंघन करने पर अगर कोई पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप फर्म में जो भी नियम लिखे हुए हैं अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करता, उनका उल्लंघन करता है तो उसको विरुद्ध जाने से उसके अगेंस्ट क्या कार्यवाही की जाएगी, ये स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद है टू ब्रेक द रिलेशन फ्रॉम द पार्टनर, साझेदारी के जो संबंध विच्छेद हैं, यदि कोई पार्टनर है किसी कारण वह साझेदारी से अलग होना चाहता है, संबंध विच्छेद करना चाहता है तो उसका तरीका क्या होगा और जो अन्य साझेदार है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से उसके अंदर इनका भी उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद है मध्यस्थ वाक्य, मध्यस्थ का मतलब अगर भविष्य में कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर के बीच में तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, क्या किसी आर्बिट्रेशन की नियुक्ति होगी, अगर होगी तो नियुक्ति की जा सकती है, किस तरीके से की जाएगी और उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे। तो ये जो सारी इन सब का उल्लेख है जो साझेदारी समझौते में होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे पॉइंट थे जिनका एक्सप्लेन किया पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का होना ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है कि कोई फर्म है किस टाइप का बिजनेस है, किस नेचर का है, तो उस पर ज़रूरी नहीं कि इन सारे पॉइंट्स को पार्टनरशिप डीड में लिखा जाए, तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं जिनका उल्लेख है जो पार्टनरशिप डीड में किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है नेचर एंड बिजनेस है जो वो फर्म की जो व्यापार की प्रकृति है उसके अनुसार ही उसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है डीड के अंदर, तो इससे कम भी हो सकती है और इससे अधिक भी हो सकती है।